अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और मैं हूं जन्नत जमशेद। सबसे पहले दिन भर में बात करते हैं इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से और बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर जमात के लिए शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना जरूरी है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के केस के कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी पर भी संगीन एतराज़ात उठाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नियाजुल्लाह नियाजी का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुर पीटीआई के आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उमर अयूब को आईनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी की तकर्री करने के मजाज नहीं थे। बिल्कुल, और अगर इलेक्शन कमीशन की इन तमाम बातों को मान लिया जाता है तो इसके बावजूद पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा, देखने वाली बात है क्या इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का रवैया दीगर सियासी जमातों के साथ भी रवा रखा या नहीं रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा हैं वो दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें सियासी तौर पर का निशाना बना रहा है, जबकि उन्होंने फैसला किया है कि वो अब पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पर जाके इस्तदा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आरिफ चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कल अदम करार दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। अगर वो पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं तो क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को कल अदम करार दे? बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। ये इख्तियार हाई कोर्ट के पास है, चारों सूबाई हाई कोर्ट्स जो है उनके पास ये इख्तियार है। चूंकि इलेक्शन का मामला जो है इसमें वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट इसलिए नहीं है कि इलेक्शन तो पूरे मुल्क का हो रहा है और पूरे मुल्क का कोई भी शहरी जहां भी वो बैठा है उसे फंडामेंटल उसका राइट ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 है। और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, चूंकि इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ट्राइब्यूनल की हैसियत रखता है, एक कमीशन है, तो इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ वो जा सकते हैं हाई कोर्ट में। और मैं समझता हूँ कि यही उनके पास चारा है, क्योंकि इलेक्शन का बौंदाना रवैया जो है इलेक्शन कमीशन का वो पहले दिन से वाजे है। इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त से शुरू किया जब इन्होंने तोशाखाना केस वाला छेड़ा, या इसके बाद उससे पहले पार्टी फंडिंग वाला, फॉरेन फंडिंग वाला मामला, किसी भी मामले में किसी और पॉलिटिकल पार्टी को आज तक टच नहीं किया गया। हालांकि सबके केसेस जो थे उसी तरह मौजूद थे। फॉरेन फंडिंग वाला केस भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का था और उसमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्वाय पीटीआई के निशाना नहीं बनाया गया। इसी तरह बाकी ये तोशा खाना वाला भी, ये जो बड़े बड़े लोग थे उन सब ने लिए हुए थे तहफ़ और सब ने डिक्लेयर नहीं किए थे, लेकिन इसके बावजूद नहीं छेड़ा गया। अब ये रहा मामला ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला पहले भी इंतहाई गैर मुतल्लका शख्स के जरिए एंटरटेन किया गया और उसके बाद फिर ये है कि 28 दिन तक रखा गया। ये इलेक्शन के मामला तो इतने तेजी से तय होने चाहिए, क्योंकि इसमें तो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना होता है निशान, और पार्टी की का यानी हर सतह पे पहुंचना जरूरी होता है। ऐसे मामले में इलेक्शन कमीशन का 28 दिन तक बैठा रहना, पहले जुबानी फैसला अनाउंस कर दिया उनके हक में पीटीआई के में, और उसके बाद जनाब जब तहरीरी फैसला दिया तो उसके बाद उनके खिलाफ कर दिया, और फिर उसके जब उन्होंने इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा भी लिए तो फिर उन्होंने कहा जी, और उस वक्त भी यही सोचा जा रहा था कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है, किसी आइन और कानून के मातहत नहीं किया जा रहा। इसलिए कि ये पहला इलेक्शन कमीशन हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में जिसका मकसद इंतखाब को रुकवाना है, इंतखाब करवाना इसका मतलब मकसद कतई नहीं है। नज़ीर लगारी साहब, जैसे कि आरिफ चौधरी साहब भी कह रहे थे कि इतना सख्त रवैया इलेक्शन कमीशन का किसी और जमात के लिए नहीं, किसी और जमात को वो 32 सवालात नहीं दिए गए, और हम देख रहे हैं एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। 2013 में भी
कुछ शकूक व शुबहात सामने आए थे और वो मुतनाज़ हो गए थे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पार्टी के अंदर ही। 2022 में भी हमने देख लिया और एक मरतबा फिर अब बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाना 44 रोज पहले और एक हेडलेस पार्टी। आने वाले दिनों में इलेक्शंस में कौन से बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं पीटीआई के लिए? अब नज़ीर लगारी साहब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जब इंतखाबी निशान नहीं है, जब लीडरशिप नहीं है, तो ये उसी तरह उस पोजीशन में चले गए। बल्कि ये पोजीशन असल में इनके लिए पैदा की गई थी, इनकी वजह से पैदा हुई थी सियासी जमातों के लिए। जब पिछली मरतबा नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बने, नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली का परवाना थमा दिया गया, उनको सादिक और अमीन करार दिया गया, तो तभी हालात बदलते हैं, तो फिर इस तरह की सूरत पैदा होती है जो आज पैदा हुई है। और बहुत अफसोसनाक है, इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें भी किसी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पहले जो है एक बयानिया बनाया गया कि फलां चोर फलां चोर फलां चोर फलां चोर। जब इनकी चोरियां पकड़ी गई, जब इनके मामला सामने, जब रियासत पर इन्होंने अटैक किया, तो इनके हालात बदल गए और अब पोजीशन वो हो गई कि जनाब जो माजी में किसी और लोगों की पोजीशन रही थी, अब इनकी वो पोजीशन हो गई। ये अफसोसनाक है, ये दुख की बात है। ऐसा सियासी अमल में नहीं होना चाहिए। इनको एक आजाद पार्टी के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सियासत में इतनी ज्यादा खराबियां पैदा कर दी हैं और इनकी वजह से पैदा हुई हैं। किसने कहा था कि सियासी अमल की बजाय गैर सियासी अमल की तरफ जाए? किसने कहा था कि जब ऐवान में उनके खिलाफ तारीख अदम एतमाद लाई गई है, जो तकाजा था उसको पूरा नहीं किया गया था। तकाजा ये था कि 14 दिन में इजलास बुलाया जाए, 14 दिन में इजलास नहीं बुलाया गया था। 8 मार्च को इनके खिलाफ तारीख अदम एतमाद आई और उसके बाद 22 तारीख को इन्हें इजलास बुलाना था। इन्होंने कहा नहीं, हम तो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आइन आपका दरवाजे पर खड़ा हुआ था, आइन चीख रहा था कि आपने 14 दिन में इजलास बुलाना, नहीं बुलाया गया। उसके बाद 22 तारीख को नहीं बुलाया गया, फिर अगले महीने की अप्रैल की 3 तारीख को बुलाया गया। वहां पर एक वो जो है खड़े हो गए वजीर कानून और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया आर्टिकल 5 को। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 6 लगा दिया और वो उसको कहा कि मैं तहरीक जमात को मुस्तरद करता हूँ। यहाँ तक पहुंचने के बाद भाई आपने तो पूरे अपने लिए मसाइल पैदा किए ना। फिर असम्बलियों से चले गए, उन्होंने कहा जी हम असम्बली नहीं बैठेंगे। ये कौन सा तरीका था? सियासी अमल से बाहर होते गए, खुद अपने आप को इन्होंने बाहर किया। अगर इतनी बड़ी अपोजिशन है, 150 से ज्यादा अरकान की अपोजिशन मौजूद होती तो ये वक्त डाल देते, लेकिन इन्होंने गैर सियासी खेल खेला। फिर 2 हुकूमतें अपनी मौजूदा अपनी हुकूमतें थी, 2 बड़े सूबे में हुकूमतें थी, उनको तोड़ डाला। खेल अपने लिए खराब करते करते यहाँ तक इस नौबत पर पहुंचे जहाँ इस वक्त पहुंचे हुए। तो अच्छा सर, जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनकी लीडरशिप जेल में है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में जो सियासी जमातें जो आज खुल्लम खुल्ला जो है वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करवाती हैं, जलसे करवा रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले दिनों में उनके साथ भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखने 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये उस पोजीशन में चले जाएंगे। तो सर ये कब तक जारी रहेगा? और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर। ये हमारे साथ तो यही हो रहा है इस मुल्क के साथ, और क्या हो रहा है? अच्छा सर, लाडले पाले जाते हैं, एक लाडला लाया जाता है, उसको फिर नाकारा बनाया जाता है, फिर दूसरा लाडला लाया जाता है, फिर उसके बाद एक और लाडला लाया जाता है, फिर लाडलू लाने। अब लाडले लाने के लिए अगर ये मुकाबला चलाना है तो बिल्कुल आप यही कह रहे हैं कि लाडले लाने का सिलसिला जारी है। आरिफ चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी भी केस में बरियत मिली है, उसके बाद एक पॉइंट उठाया जाता था कि वो अभी भी ताहयात नाअहल हैं, इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन आज नैब की जानिब से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, वो क्लियर हो चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में मंजूर भी हो जाएं। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अहल हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं अहल हो चुके। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और उस सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसले को किसी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए नाअहली का कानून नया मंजूर करने के साथ नहीं मामला तय हो सकते। उसे अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट का 2/3 अक्सरियत का जो है वो करेगी, और ऐसा चूंकि ना पार्लियामेंट है ना 2/3 अक्सरियत मौजूद है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जब जो कुछ इस वक्त लगारी साहब ने कहा, ये असल में वो बात है जो चूंकि इनका तजुर्बा, इन्होंने सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने देखा है। ये लाने लाने वाला तस्वर जो है ना, बेसिकली पाकिस्तान को तोड़ने वाला तस्वर है, और ये कोई पाकिस्तान के साथ मोहब्बत वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी इमेच्योरिटी के ऊपर हम इस वक्त
सवाल नहीं करते कि वो क्या करती हैं, क्योंकि सारे खेल वो खुद ही खेलती हैं और इनके हाथों में खिलौना बनती हैं। लेकिन जो खिलौना बनाने वाले हैं, हमें उन्हें भी थोड़ा सा कहना चाहिए कि खुदा का खौफ आप भी खाएं, आप लोगों के हाथ पे रहम करें, लोगों को फैसला करने दें, जिसको भी वो पसंद करें, ये तय कर देना। आप देखें कि इसमें बुनियादी बातें बड़ी अहम है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। केयर टेकर का सेटअप का तस्वर पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया में बाकी नहीं है। आपने अगर ये केयर टेकर बनाना है तो केयर टेकर इस तरह के होते हैं कि जो बाकायदा उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो पीडीएम थी उसी के सारे नुमाइंदे हैं, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आगे आपने इस तरह का स्टाफ रखा हुआ, आपने लोग ऐसे रखे हुए ब्यूरोक्रेट जिनका काम ये था कि वो गैर जानबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाते। अब आपने लगा दिया है बिलाल सदीक कमियाना, वहां सीसीपीओ लगा दिया है जो सल्यूट कर रहा है जनाब अपना इसको नवाज शरीफ को, और वो किसका बंदा है, वो सीधा सीधा एक शख्स का, यानी वो जो राणा साहब थे वजीर दाखिला, उनका आदमी है। और उसे हर जगह जहाँ फैसलाबाद लगाते हैं, जहां जहां उन्होंने आप मजमूम मकासद पूरे करने होते हैं उन्हें लगाते हैं। पूरी इंतजामिया आपने खिलौना एक दे दिया है किसके हाथ में, मुस्लिम लीग नून के हाथ में, और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ये एतराज़ात जो है वो सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब। नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शंस होने में अब तकरीबन 44 रोज़ बाकी हैं। इससे पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात भी सामने आए हैं। इसके साथ साथ जो निगरान हुकूमत है जिसका काम इलेक्शंस करवाना है और अच्छे तरीके से इलेक्शंस करवाना है, उन पर भी एतराज़ जो है वो सामने आ रहा है। पहला मरहला इलेक्शंस का इस तरह से मुकम्मल हुआ है कि उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। अब स्क्रूटनी का अमल है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। स्क्रूटनी सिर्फ उन उम्मीदवारों की होगी जिनका नाम तरजीही लिस्ट में शामिल है। कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 26 दिसंबर को होगी, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। जमात इस्लामी और टीएलपी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 27 दिसंबर को होगी। स्क्रूटनी के दौरान उम्मीदवारों के कागजात पर एतराज़ात भी आयद किए जा सकेंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल अब्बास बलोच हमें लाहौर से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। अरबाब चांडियो कराची से हमारे साथ होंगे और रावलपिंडी से सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, कहिएगा कि स्क्रूटनी का अमल जारी है, कितनी सियासी हलचल आप देख रहे हैं, गहमा गहमी कैसी है? इंतखाबात की गहमा गहमी जो है उसमें इजाफा होने लगा है। लाहौर में जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा करवा रखे थे उनकी जांच पड़ताल का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम मखसूस जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात करें तो आज सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ उम्मीदवारों को कॉल की गई थी, लेकिन बाद में जब सुबह 10 बजे वो ऑफिस पहुंचे तो उनको बताया गया कि आपकी जो स्क्रूटनी का अमल है वो 26 दिसंबर से होगा। तो उनकी जानिब से जो है इस पर तशवीश का इजहार किया गया कि हमें कॉल भी की गई और बाद में बताया नहीं गया, तो उनको जो है वो कल जो है वो अमल शुरू होगा। दूसरी जानिब जो कौमी और सूबाई असम्बली की आम नशिस्तों पर कागजात जमा हुए थे उनमें जो है वो जांच पड़ताल का अमल जो है वो आज से शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली के हल्का जो 118 और 21 है वहाँ से 9 उम्मीदवार जो हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है वो मंसूर कर लिए गए हैं। साबिक वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज जो है उन्होंने NA 118 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनको जो है वो जांच पड़ताल के बाद उनके वकील के जरिए मंसूर कर लिया गया। इसी तरह से सरदार अयाज सादिक जो कि साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली के, उनके भी NA 121 से जो है वो कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद मंसूर कर लिए गए हैं। और उसी हल्के में मुस्लिम लीग नून के दूसरे उम्मीदवार भी हैं शेख रोहेल असगर, उनकी जानिब से भी कागजात जमा करवा रखी जांच पड़ताल के बाद उन्हें भी जो है वो मंसूर कर लिया गया है। इन्हीं के अगर हम दीगर जमातों की बात करें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं रिजवान ज़िया, उनके भी आज कागजात नामजदगी जो हैं वो जांच पड़ताल मुकम्मल की गई है और उसके बाद मंजूर किया गया है। और इसी तरह से उनके एक और उम्मीदवार है वसीम कादिर तरीके इंसाफ के, उनके भी कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। ये तमाम तर आज के रोज़ जो 9 उम्मीदवार हैं जिसमें आज़ाद भी शामिल हैं, इनके कागजात मंजूर किए गए हैं और इन पर अगर कोई इतराज़ात आता है 30 दिसंबर तक
तो उसको दोबारा नए सिरे से जो है वो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसको देखा जाएगा, और उसके एतराज़ात अगर दूर नहीं होते तो फिर जो है आरोज जो है उस पर फैसला करेंगे। आज लाहौर के मुख्तलिफ आरोज के अंदर जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को जो है वो मरहलावार बुलाया गया था, क्योंकि एक एक हल्के में जो है वो 70 से 80 से जायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। और यहाँ पर आने वाले आरोज के ऑफिस में जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बात हुई है। उनका यही कहना है कि जो हमने कागजात जमा करवाए थे वो वकला की तस्दीक के बाद उसकी जांच पड़ताल की गई, और उसके बाद ताकि कोई एतराज़ात ना लगे तो आरोज ऑफिस में जब जितने भी उम्मीदवार या उनके वकला पहुंचे तो उनको भी इतना मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जल्दी जो है उनके जो कागजात का जांच पड़ताल का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। पड़ताल का मरहला जो है वो इस वक्त जारी है, जो कि 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस वक्त अरबाब चांडियो, आप ये बताइएगा कि कराची में जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं कितनी सख्त स्क्रूटनी से उन्हें गुजरना पड़ा है? जी बिल्कुल, जैसे कि बाकी सूबों में सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त जांच पड़ताल की जा रही, इस तरह सिंध के भी सूबाई इलेक्शन कमीशन में जो वो सेल जो कि तमाम यहाँ पर फार्म जमा हुए थे उनकी जांच पड़ताल कर रहा है। इसी दौरान जब सूबाई इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ अराकीन असेंबली जो कि तैयार हैं होने के लिए उनके लिए जांच पड़ताल कर रहा था, तो अचानक सोशल मीडिया पे GDA की सायरा बानो का एक बयान आता है और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है मेंबर जो हमारे इलेक्शन कमीशन के निसार दुरानी पर कि उनकी फर्म की यानी लॉ फर्म की एक रुकन है जिनका नाम है साइमा आगा, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है। लिहाजा उनका ये कहना है कि ये जो दुरानी साहब है उन्होंने अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा लिया है मेंबर इलेक्शन कमीशन ने, और उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी के ज़रिए अपनी एक लॉ फर्म की रुकन को जो है वो यहाँ पर मखसूस नशस्तों के लिए उनका नाम शामिल कराए। बहरहाल उसके बावजूद उसकी आज जो है वो यहाँ पर जो उन्होंने फार्म जमा कराया था उसकी जाँच पड़ताल हुई और उसे मंजूर कर लिया गया है। इस तरह अगर ये आज जो अमल हुआ है उसमें तकरीबन 20 के करीब मखसूस नशस्तों के मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और GDA के रुकन शामिल है। आज जो बड़े नामों की यहाँ पर जो मंजूरी हुई है उनमें शाजिया मरी है जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल जो है वो इतलात सेक्रेटरी है और रुकन कौमी असेंबली भी रही है, वफाकी वजीर भी रही है। इसके साथ तंजीला कमरानी जो कि सूबाई वजीर रही हैं उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। दीगर में सादिया जावेद और रुबीना कायम खानी जो कि रुकन कौमी असेंबली रहे उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इसके अलावा जो सूबाई सतह पर कलसूम चांडियो है उसके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। यहाँ पर ठीक है अरबाब, स्क्रूटनी का अमल तो जारी है, लेकिन कराची से एक और बड़ी खबर है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने जा रहे। अगर हम लियारी की कौमी असेंबली की नशिस्त की बात करें तो भुट्टो के नाम से वो जानी जाती थी। बेनजीर भुट्टो ने वहां से इलेक्शन लड़ा, जुल्फिकार अली भुट्टो, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी वहां से इलेक्शन लड़ चुके हैं। बिलावल क्यों नहीं कंटेस्ट कर रहे? 2018 में बहरहाल शिकस्त हुई थी, उस शिकस्त को वो नहीं मानते। वो समझते हैं ये आरओ इलेक्शन था और उन्हें ज़बरदस्ती लियारी से हरा लिया गया था। लेकिन इस बार सेफ साइड ली है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और बिलावल जो है इस दफ़ा लाड़काना की 2 नशस्तों से लड़ रहे हैं, क्योंकि एक नशस्त पर आपको पता है JUI के राशिद सुमरो ने ज़बरदस्त मुकाबला किया था बिलावल से। लिहाजा उस नशस्त के साथ साथ एक और नशस्त जो कि लाड़काना के करीबी है उसी पर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरा आपको पता है कि इस दफ़ा बिलावल भुट्टो लाहौर और लाड़काना दोनों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लियारी में इंतखाब नहीं किया। एक और ख़बर भी है जिसका जिक्र मैं करता चलूँ कि ये बात कही जा रही थी कि आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, लेकिन अभी
अभी तक पीपल्स पार्टी के ने किसी भी हलके पर उन्हें ना को उम्मीदवार नामजद किया है, ना मखसूस नशस्तों पर उसका नाम दिया गया है। तो लिहाजा आसफा भुट्टो जरदारी 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बिलावल भुट्टो 2 या 3 नशस्तों से कामयाब हो जाए तो कोई नशस्त खाली हो जाए, उस पर आसफा भुट्टो को लड़ाया जा सकता है, जो कि सेफ साइड है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी नहीं चाहते कि पहली मरतबा जिस तरह बिलावल भुट्टो इलेक्शन में हिस्सा लिया, लियारी से हार गए, इस तरह वो नहीं चाहते कि अगर आसफा भुट्टो को भी किसी ऐसे हलके से लड़ाया जाए जो कि बकौल उनके लिए सेफ ना हो। तो लिहाजा सेफ्टी के खातिर जो है बिलावल को इस बार लियारी से इंतखाब नहीं लड़वाया जा रहा और आसफा भी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है। यही वजह है कि लाड़काना की दो सियासत के इस मैदान में हमें, बल्कि इलेक्शंस में हमें इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सदाकत अली, आप बताइएगा कि रावलपिंडी में ये जो इलेक्शन शेड्यूल का जो दूसरा मरहला है स्क्रूटनी का, ये किस तेजी से हो रहा है? जी, रावलपिंडी में भी आज स्क्रूटनी का अमल जो है वो तेज़ी के साथ जारी रहा, लेकिन यहाँ पर टोटल सूबाई असम्बली की 3 और कौमी असम्बली के 2 हलकों में जो है स्क्रूटनी का अमल आज किया गया, जबकि सूबाई असम्बली की 5 और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर आज रिटर्निंग अफसरान ने स्क्रूटनी का अमल नहीं किया। उनका मौक़िफ़ था कि आज उन्होंने उम्मीदवारों की जानिब से जमा कराए गए कागजात की जो है वो अज़ खुद जो है जाँच पड़ताल और कल से वो स्क्रूटनी का अमल शुरू कर देंगे। आज N56 से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और साबिक MNA शेख राशिद शफीक और इसी तरह TLP के उम्मीदवार सजाद अकबर अब्बासी और जमात इस्लामी के इमरान शफीक एडवोकेट, इनके कागजात नामजदगी जो है वो जांच पड़ताल के बाद जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। और शेख रशीद अहमद को RO की जानिब से ये हदायत की गई है कि अगर उनके खिलाफ कोई इतराज़ दायर होता है तो उनको 30 तारीख तक जो है वो हर सूरत रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होना पड़ेगा और वो अपने इतराज़ात का जवाब देंगे। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए जाते हैं या मुस्तरद किए जाते हैं। जिस पर शेख रशीद अहमद ने RO का शुक्रिया अदा किया कि उनके कागजात जमा करवाने पर आपका शुक्रिया, और वो दिल के आर्जे में मुब्तला है। अगर उनके खिलाफ कोई इतराज़ दायर होता है बर वक्त रिटर्निंग अफसर के रूबरू जो है वो पेश हो सके। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो आज रावलपिंडी के हल्का N57 से 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद उनको मंजूर कर लिया गया। N56 से 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद उनको मंजूर कर लिया गया है। और इसी तरह PP18 से 6, PP16 से 4 और PP17 से जो है वो 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। और इनको भी हदायत की गई है कि अगर उनके खिलाफ कोई इतराज़ आया तो उनको रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होना पड़ेगा। जिस पर उम्मीदवारों ने जो है वो आमादगी का इजहार करते हुए अपने कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद वो यहाँ से चले गए। कल से जो है वो स्क्रूटनी का अमल तेजी के साथ शुरू होगा। रावलपिंडी की 4 और कौमी असम्बली की 4 और बताइएगा कि 8। बिल्कुल, अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में जो सबसे तगड़ा या स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार कौन हो सकता है और किस हल्के में जो है बहुत ही बड़ा टाकरा हो सकता है या किसी को अपसेट हो सकता है, इस हवाले से कुछ मालूम है आपको? जी बिल्कुल, रावलपिंडी के 3 बड़े हल्के हैं जिनमें कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है, जिसमें MA53 से चौधरी नईम मिजाज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, इसी तरह राजा कमरुल इस्लाम, चौधरी निसार अली खान साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक वज़ीर सरवर खान जो है, ये 4 बड़ी शख्सियात जो है मद्दे मुकाबला और यहाँ पर इंतहाई कांटेदार मुकाबला होगा। जो है वो तवक्को यही की जा रही है कि यहाँ पर बहुत कम मार्जिन के साथ जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा, इंतहाई कम मार्जिन के साथ जो है वो यहाँ से कामयाब होगा। इसी तरह रावलपिंडी की N55 और N56 की 2 नशिस्तें हैं जहाँ पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह उनके मद्दे मुकाबल जो है वो हनीफ अब्बासी, सजाद खान, बैरिस्टर दानियाल चौधरी, इनमें से किसी को भी अगर टिकट दिया जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो ये 2 हल्के भी जो है इंतहाई बड़े तगड़े उम्मीदवारों के दरमियान इंतहाई कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। जी ठीक है, हाई वोल्टेज टाकरे होने जा रहे हैं 8 फरवरी को और इस वक्त स्क्रूटनी का अमल जारी है। अब देखना यह है कि कौन किसी के मद्दे मुकाबिल आता है। हमारे साथ सुहेल अब्बास बलोच, अरबाब चांडियों और सदाकत अली मौजूद थे और तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट आप तीनों नुमाइंदों का बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करते हैं हल्के की कि किस हल्के में कितना काम हुआ। तो आज जिक्र करते हैं हल्का NA 119 के मसाइल का कि आम इंतखाबात 2018 के हल्का NA 130 और NA 128 के मुख्तलिफ इलाकों को जमा करके आम इंतखाबात 2024 में कौमी असम्बली का हल्का NA 119 बना दिया गया है। NA 119 मुस्लिम पाक, रसूलपुरा, सिंहपुरा, बागबानपुरा, गोजरपुरा, बेगमपुरा, चाइना स्कीम, गोजरपुरा, माधुलाल हुसैन, मदीना कॉलोनी, शालामार बाग, मुगलपुरा, रेलवे स्टेशन और मेन बाजार, घड़ी शाहू, महमूद बूटी, दरोगावाला, सलामतपुरा के इलाकों पर मुश्तमिल है। NA 119 में पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों PP 150, PP 149, PP 152, PP 151 पर भी इंतखाबात होंगे। 2018 आम इंतखाबात में NA 128 से नून लीग रहनुमा शेख रोहेल असगर इस हल्के से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, जबकि PTI के एजाज अहमद रनर अप रहे। आइंदा आम इंतखाबात में NA 119 पर मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान में मुकाबला होने जा रहा है। लोग किसको वोट देंगे ये तो इंतखाबात के बाद नताइज का पता चल जाएगा, लेकिन इन इलाकों में बड़े मसाइल पर हमारी नुमाइंदा आयशा मुनव्वर ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन से पहले इंतहाबी गहमा गहमी शुरू हो गई है। इस वक्त मैं दरोगावाला में मौजूद हूँ, जो लाहौर का हल्का NA 119-3 है। नई हल्का बंदियों से पहले ये हल्का NA 128 था। इसके नीचे सूबाई असम्बली का हल्का PP 152 और PP 150 है। 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर यहाँ से जीते थे, जबकि PTI के एजाज अहमद दूसरे नंबर पर थे। इस हल्के में मसाइल की बात करें तो पानी का मसला बहुत ज़्यादा है। कई दिन शहरियों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं होता। कूड़ा क्रिकेट का भी नाकिस इंतज़ाम है, जिस पर शहरी शिकायत करते नजर आते हैं। आइए शहरियों के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनको मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है। 2018 में आपने किसको सपोर्ट किया था? ਅਸੀਂ तो शुरू तो नून लीग वाਲਿਆਂ ਨੂੰ करना। तो अभी 8 फरवरी को जैसे इलेक्शन है तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? ये तो दिल की बात है ना, जिसको मसला अच्छा लगेगा कि उसको कर। अभी तक दिल क्या कह रहा है, किसको? अभी तक किसी को भी नहीं है डाल। हर चीज़ तो महंगी हो गई है, तो कैसे मसला है। बिल जड़े ने वो 20,000 30,000 रुपये आ रहे हैं, किनू करिए, किस बंदे उत्ते तबार करिए दसो। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन है तो तब किसको सपोर्ट करेंगे आप? नून लीग को। नून लीग को। आपको लगता है इससे महंगाई कम होगी, गरीब आवाम की सुनी जाएगी? नून लीग हो या PTI हो, वो आप ये नहीं कह सकते कि PTI आए और वो महंगाई कम करेगी। वो घर से थोड़ी करेगी। या नून लीग आएगी तो वो महंगाई कम करेगी। जब आपके मुल्क में कोई कारोबार ही नहीं है तो महंगाई तो कम तभी लगेगी ना, जब कारोबार होगा, बिजनेस होगा। तो यहाँ पे तो बिजनेस है ही नहीं है। जिता से सलामी दे। अच्छा, किसी और जमात को ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस हल्के में आपको क्या मसाइल हैं? मसाइल बहुत ज़्यादा ने, लेकिन यहाँ पे जो उम्मीदवार थे उन्होंने आपके मसाइल हल नहीं किए। कोई किसी दी नहीं सुनता। इन्होंने गली का कह के गए ना, साड़ी गली नहीं बनाई। आपने 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो किसको वोट दिया था? नवाज शरीफ को। तो आप अब किसी को भी नहीं देना। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं देना आपने? नहीं, गुस्से नाल नहीं देना किसी ने वोट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा पहला वोट डालेंगे। पहला कास्ट होगा तो पहले हमारे होगा यही को इंशाल्लाह। लेकिन वो तो जेल में है। कोई बात नहीं, जेल में हम खंबा खिला रहे हैं, हम उसको वोट देंगे। इस दफ़ा इलेक्शन ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी पाकिस्तान का इलेक्शन कैसा हुआ है। आप कह रहे हो कि आप PTI को सपोर्ट करोगे, ठीक है, दिलो जान से। ठीक है, तो आपको लगता है कि वो जब अगर हो जाती है तो उससे हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। जो भी MPs है वो आता है, मसाइल सुनता है कोई आपके? नहीं आता। क्यों, इसकी वजह क्या है? ये जब जीत जाते हैं, जब तब कौन आता है? जब जीत गए हमको पता है हमारी सीट, हमारी रोजी लग गई, हमने 4 हाथ से लूटना है। बिजली बहुत ख़राब है, जी, कारोबार बंद हैं, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा। पहला दौर था यूब खान का, जी, नहायत अच्छा दौर था। दूसरा दौर आया जरदारी का, बदतरीन दौर आया। तीसरा दौर आया नवाज शरीफ का, 100% बल्कि 200% बेहतरीन था। उससे आगे दौर आया ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अभी इलेक्शन होंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? इंशाअल्लाह ताला नून लीग को वोट देंगे। नून लीग को वोट देंगे, नून लीग को देंगे वोट। अभी आप किसको सपोर्ट करेंगे? वोट हम लोग पहली हुकूमत को ही करेंगे। पहली हुकूमत। कुछ तवक्कुआत हैं आपको? उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि वो
वो जो है ना, वो पार्टी जो है ना वो पल चुकी है, खा पी के पल चुकी है। अभी वो उनकी सोच है कि हम लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं, हमें जो है ना कि ये मुल्क के ऊपर कुछ लगा के चले जाएं और अपना सिक्का जमा लें। इलेक्शन आने वाले हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम लब्बैक वाले। लब्बैक वालों को। इसकी वजह? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। बाकी पार्टीज भी मुस्लिम हैं। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर चलो उनको भी तो मौका देना चाहिए या नहीं? लब्बैक वालों को भी दें, जाहिर है नून लीग को भी दिया है, पीटीआई को। उनसे क्या उम्मीद है आपको लब्बैक वालों से? चले अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान पर तो सलामत रहेंगे ना। नाजरीन, आवाम की राय आपने जानी। हुकूमत जिसकी भी हो, आवाम का अव्वलीन तरजीह उनके बुनियादी मसाइल हैं। हुकूमत जिसकी भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, आवाम यही कह रही है कि उनके मसाइल हल किए जाए। आयशा मुनव्वर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और वोट सभी लेते हैं, हुकूमतें सभी बनाते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पाते। शेखपुरा के हल्का N116 का रुख करेंगे, जहाँ पर सफदराबाद, खान का डोगरा, फारूकाबाद और मानावाला के कस्बों पर यह हल्का मुश्तमिल है। और इससे कबल 2017 की मरदमशुमारी में यह हल्का कौमी असम्बली की नशिस्त NA122 था। इस हल्के की कुल आबादी 8,12,536 नफूस पर मुश्तमिल है, मगर NA116 में मजमुई वोटर्स की तादाद 4,68,778 है। जबकि इनमें मर्द वोटर्स 2,74,401, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,94,337 है। हल्का NA116 के नीचे PP 142, PP 143 और PP 144 पर पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। सफदराबाद को तहसील का दर्जा तो मिल गया, मगर ये आज भी पसमानदा तहसील है। यहाँ कोई अदालती निज़ाम कायम ना हो सका। सफदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों को तहसील हेडक्वार्टर से मिलाने वाली राबिता सड़कें टूट फूट का शिकार है। शहरियों का मुतालबा है कि सफदराबाद को डोगरा मोटरवे इंटरचेंज से मिलाया जाए ताकि आमदोरफ्त की सहूलत मुयसर आ सके। तो इस हल्के से हमारे नुमाइंदे शफीक अहमद जट ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। मौजूद हैं N116 में। अगर बात करें 2018 में तो ये हल्का N122 था। अगर बात करें 2018 में तो 2018 में ये यहाँ से जो मुंतखब हुए थे वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे सरदार इरफान डोगर। उसके जो मद्दे मुकाबल थे PTI के बुरहान अली सुलेमान थे जो कि लूज रहे। अवाम के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, जो उसका कैंडिडेट है, उस पर वो मुतमिन है, उसकी कारकर्दगी पर मुतमिन है, क्या वो इलाके में कुछ कर पाए हैं या नहीं। 8 फरवरी को किसे मुंतखब कर रहे हैं? इस दफ़ा इंशाल्लाह जी जमात इस्लामी को वोट दे रहे हैं। हाल सिर्फ जमात इस्लामी है। ये आपके पीछे आप रोड की हालत देखें, ये रोड सारा टूट फूट का शिकार है और ये 20-25 साल से इस रोड को किसी ने पूछा तक नहीं है। हमारे जो बाज़ार हैं, निकासी आपका बड़ा मसला है। यहाँ की निकासी जो है वो बारिश आ जाए, थोड़ा सा भी मसला बन जाए तो निकलती नहीं है। बहुत सारे हमारे मसाइल हैं जो पिछले नुमाइंदों ने हमारे हल नहीं किए। नवाज शरीफ दौर में ही तरक्की हुई है। जब भी नवाज शरीफ आया उसने तरक्की की है मुल्क के लिए। ठीक है, लोग तो उनको चोर चोर कहते हैं, लेकिन अगर वो चोर होते तो अब ये जो हमारे अदारे हैं, अदलिया है, इसको क्यों इंसाफ देती है? इसीलिए कि वो बंदा सही है। किसे करेंगे वोट? वोट इंशाल्लाह PTI का। वजह उन्होंने काम बहुत किए हैं, गरीब के लिए काम किया है। उन्होंने कोई शो वाला काम नहीं किया, वो काम किया जिससे हर बंदे को फ़ायदा हुआ है, खा वो पंजाब में है या KPK में है। हेल्थ कार्ड उसकी एक वाज़ेह मिसाल है जो भी बंद हो गया है। तो बाकी इंशाल्लाह वो आइंदा फिर अच्छे काम करेंगे। तो जेल में कोई बात नहीं, खंबे को वोट दे देंगे। फिलवक्त तो देख रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई हुक्मरान नज़र तो नहीं आ रहा। जो भी आया है अभी अपना पेड़ देख रहे हैं सारे हुक्मरान। तो देखेंगे अभी इंशाल्लाह, कैंपेन सारे कर रहे हैं। अपना ज़मीर का वोट होगा इंशाल्लाह, जहाँ पे उजागर होगा उसको वोट करेंगे। वोट जी मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। इंशाल्लाह ये बारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ की तो पहले भी हुकूमत आई थी तो वो बुरी नहीं रही से तो बहुत बेहतर रही है। वो पंजाब में पहले भी उनकी हुकूमत रही है। वो जितने काम उन्होंने किए में तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। हाँ जी, इलेक्शन आ रहा है, किसे करेंगे वोट? हाँ जी, नवाज शरीफ नूं। अज भी नवाज शरीफ का वोट, कल नूं भी नवाज शरीफ का वोट। पहले भी नवाज शरीफ को किया था 2018 में। हाँ जी।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, नाज शरीफ ने ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ नाज शरीफ ਨੂੰ देने ने। हम जमात इस्लामी को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला सिराजुल हक साहब को, और हमारा कैंडिडेट इधर है हाफिज शहजाद गुजर साहब, इंशाल्लाह ताला ईमानदार लीडर है जी, बाकी सब आजमाए हुए हैं। 8 फरवरी को किसे कर रहे हैं वोट? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से को। वजह खान आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, नून लीग ने क्या दिया है हमें, इतने साल हुकूमत की है, मुल्क को लूटने के सिवा उनके पास कोई और बात ही नहीं है। मरियम नवाज़ को देख लें, हर बात पे झूठ बोलती है, शहबाज शरीफ को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, जब भी तरक्की की तरफ गामजन हुआ इन्होंने उसको उतार दिया है। 8 फरवरी को किसे करेंगे वो? वजह ये है, मतलब वो मुल्क के लिए अच्छा किया था, उनको हुकूमत ही नहीं पूरी करने दी। 150 पे था पेट्रोल, जब ये आया तो 300 पे हो गया। वो तो कहते हैं कि ये जो हमारी हुकूमत आई थी इसमें 13 पार्टियां थी, किसी एक की हुकूमत नहीं थी, टोटल करप्शन वाली टीम थी 13। आप समझते हैं ये जो 13 पार्टियां आई थी ये सिर्फ करप्शन के लिए आई थी? करप्शन टोटल करप्शन। मैं दरअसल नून लीग का ही हूँ और नून लीग को मैंने वोट देने, क्योंकि वो सरदार इरफान जो है ना, वो कभी ना हल्के में आया, ना कभी किसी से सलाम, ना दुआ, ना किसी की तज़ियत पे, ना गमी पे, ना खुशी पे, कभी वो आए ही नहीं अपने हल्के में। सरदार इरफान डोगर जो वो मुस्लिम लीग नून का ही है। मैंने तो ये तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को चाहिए ना कि सोच समझ के उन्हें टिकट करते हैं। सिलेक्शन जो है वो जो अजलास हो रहे हैं, सोच समझ के उनको तो चाहिए ना कि उनकी सिलेक्शन करें। ये तो कोई बात नहीं है ना, जिसको मर्जी चाहे वो टिकट दे देते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। शहरियों की बात सुन रहे हैं, नून लीग जो जमात है नवाज शरीफ उस पर मुतमन है, लेकिन जो कैंडिडेट मुंतखब किए जा रहे हैं उनसे गिले शिकवे शहरियों के हैं। तो NA 116 की आवाम की राय आपने जानी। उनका कहना है कि उम्मीदवार आते हैं लेकिन तमाम दावे करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते हैं। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को कौन सा उम्मीदवार कहां से सुरखरू होता है। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको वेलकम करते हैं और बात करते हैं क्रिसमस की कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मना रही है और इस हवाले से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को खुसूसी मुबारकबाद भी पेश की है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है बॉबन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने। मौलाना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी भरपूर अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आज के दिन की ख़ास बात यह है कि आर्मी चीफ ने भी क्राइस्ट चर्च का दौरा किया है। एक कैसा मैसेज गया होगा पूरी दुनिया को कि इस अहम दिन पर आर्मी चीफ क्राइस्ट चर्च गए हैं, दौरा किया है, उनकी तकरीब में शिरकत भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान में रहने वाले मसीही हमारे भाई जो है उनके ये मुक़द्दस अय्याम है, और सईदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मसीहियों के नहीं बल्कि मुसलमानों के भी पैगंबर हैं, और हम विलादत सईदना ईसा इब्न मरियम पे पूरी जो उम्मत है उसको मुबारकबाद पेश करते हैं, और अपने मसीही भाइयों के इन मुक़द्दस अय्याम में उनकी हर तरह के साथ उनकी खुशियों में हम शरीक हैं। मोहतरम जनाब बसिपा सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने आज रावलपिंडी में चर्च में जाकर एक पैगाम पूरी दुनिया को दिया है। उससे पहले 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी मसीही बरादरी के साथ इंटरफेथ हारमनी डिनर के मौके पर शिरकत करके कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोग जो हैं उनके हक और उनके हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खुशियों में शरीक होना ये रियासत पाकिस्तान का फैसला है, पाकिस्तान के हर शहरी का फैसला है। और जो लोग शर फैलाना चाहते हैं या दूरियां पैदा करना चाहते हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करना चाहते हैं, वो अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। और यही आज का पैगाम है मोहतरम सिपा सलार का भी और पाकिस्तानी क़यादत का भी। अच्छा मौलाना साहब, बताइएगा कि अगर हम स्टेट पॉलिसी की बात करें तो हम सब इंटरफेथ हार्मनी पर बिलीव करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से मज़ीद क्या इक़दामात करने चाहिए अक़लियतों के लिए ताकि उनको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके?
देखिए, जो आयन और कानून है पाकिस्तान का, वो किसी भी गैर मुस्लिम को 2 नंबर का शहरी नहीं समझता। पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर जो नेशनल है, वो 1 नंबर का शहरी है और उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़, उसको हकूक मिलना, जिस तरह बतौर मुसलमान मेरा हक है, उसी तरह कोई किसी मसीही या हिंदू या सिख का भी हक है जो पाकिस्तानी है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना आए, उनके हकूक को कोई गस्ब ना कर सके, उनको अपनी इबादतगाहों में जाने की मुकम्मल आज़ादी है, उनको अपने मजहब के मुताबिक आप देख रहे हैं वो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ पर भी कोई खुदा न खास्ता उनके साथ ज़्यादती करे तो उसका फौरी मुदावा किया जाए और ऐसे अशखास या गिरोह या जमातें जो उनके हकूक को गस्ब करने की बात करती हैं या उनके हकूक को गस्ब करने की कोशिश करें, उनके खिलाफ कानून हरकत में आता है। और यही वजह है कि हम इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल्स, पैगाम पाकिस्तान पीस काउंसिल्स भी कायम कर रही है और हमारी कोशिश यही है कि ये जो बैनुल मज़ाहिब मुकालमा और रवादारी है, इसमें इसको निचली सतह तक आमतुन्नास में ये फ़रोग़ पाए ताकि जो कुछ अगर गलतफहमियाँ हैं वो भी दूर हों और क़ुर्बतें पैदा हों। ठीक है, तो हमारे साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज यौम पैदाइश है और इस मौके की मुनासिबत से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम भी किया गया। और अगर हम कायद की बात करें तो अगर हम आज़ाद फ़ज़ा में आज सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, तो ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है। अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है, तरक्की की मनाजिल तय करना चाहता है, तो जो कायद-ए-आज़म साहब ने उसूल बताए थे उनके मुताबिक चलना होगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।